कौन सा शहर था उसके मुतालिक जहां तक मैं समझता हूं आपको मालूम करने और मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। बस इतना ही कह देना काफी है कि वो जगह जो इस कहानी से मुतालिक है पेशावर के मुजाफात में थी, सरहद के करीब, और जहां वो औरत थी उसका घर झोंपड़ा नुमा था। सरकंडों के पीछे घनी पहाड़ थी जिसके पीछे उस औरत का मकान था, कच्ची मिट्टी का बना हुआ। चूंकि ये बाड़े से कुछ फासले पर था इसलिए सरकंडों के पीछे छुप सा गया था कि बाहर कच्ची सड़क पर से गुजरने वाला कोई भी इसे देख नहीं सकता था। सरकंडे बिल्कुल सूखे हुए थे मगर वो कुछ इस तरह जमीन में गड़े हुए थे कि एक दबेस पर्दा बन गए थे। मालूम नहीं इस औरत ने खुद वहां पैवस्त किए थे या पहले ही से मौजूद थे। बहरहाल कहना यह है कि वो आहनी किस्म के पर्दा पोश थे। मकान कह लीजिए या मिट्टी का झोंपड़ा, सिर्फ छोटी छोटी 3 कोठरियां थी मगर साफ सुथरी। सामान मुख्तसर था मगर अच्छा। पिछले कमरे में एक बहुत बड़ा नवाड़ी पलंग था, उसके साथ एक ताकचा था जिसमें सरसों के तेल का दिया रात पर जलता था, मगर ये ताकचा भी साफ सुथरा रहता था और वो दिया भी जिसमें हर रोज नया तेल और बत्ती डाली जाती थी। अब मैं आपको उस औरत का नाम बता दूं जो इस मुख्तसर से मकान में, जो सरकंडों के पीछे छुपा हुआ था, अपनी जवान बेटी के साथ रिहाइश पजीर थी। मुख्तलिफ रिवायतें हैं। बाज लोग कहते हैं कि वो इसकी बेटी नहीं थी, एक यतीम लड़की थी जिसको उसने बचपन से गोद लेकर पाल पौस कर बड़ा किया था। बाज कहते हैं कि उसकी नाजायज लड़की थी। कुछ ऐसे भी हैं जिनका ख्याल है कि वो उसकी सगी बेटी थी। हकीकत तो कुछ भी है, उसके मुतालिक वो सूख से कुछ कहा नहीं जा सकता। ये कहानी सुनने के बाद आप खुद ब खुद कोई ना कोई राय कायम कर लीजिएगा। देखिए, मैं आपको उस औरत का नाम बताना भूल गया। बात असल में यह है कि उसका नाम कोई अहमियत नहीं रखता। उसका नाम आप कुछ भी समझ लीजिए, सकीना, महताब, गुलशन या कोई और। आखिर नाम में क्या रखा है, लेकिन आपकी सहूलत की खातिर मैं उसे सरदार कहूंगा। ये सरदार अधेड़ उम्र की औरत थी, किसी जमाने में यकीनन खूबसूरत थी। उसके सुर्ख और सफेद गालों पर गो किसी कदर झुर्रियां पड़ गई थी, मगर फिर भी वो अपनी उम्र से कई बरस छोटी दिखाई देती थी। मगर हमें उसके गालों से कोई ताल्लुक नहीं। उसकी बेटी मालूम नहीं वो उसकी बेटी थी या नहीं। शबाब का बड़ा दिलकश नमूना थी। उसके खदो खाल में ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे ये नतीजा अखज किया जा सके कि वो फाहिशा है। लेकिन ये हकीकत है कि उसकी माँ उससे पेशा कराती थी और खूब दौलत कमा रही थी। और ये भी हकीकत है कि उस लड़की को, जिसका नाम फिर आपकी सहूलत की खातिर नवाब रखे देता हूँ, को इस पेशे से नफरत नहीं थी। असल में उसने आबादी से दूर एक ऐसे मकाम पर परवरिश पाई थी कि उसको सही अज़दवाजी जिंदगी का कुछ पता नहीं था। जब सरदार ने उससे पहला मर्द बिस्तर पर नवाड़ी पलंग पर मुतारिफ करवाया तो गालिबन उसने ये समझा कि तमाम लड़कियों की जवानी का आगाज कुछ इसी तरह होता है। चुनाचा वो अपनी इस कस्बियाना जिंदगी से मानूस हो गई थी और वो मर्द जो दूर दूर से चलकर उसके पास आते थे और उसके साथ उस पर नवाड़ी पलंग पर लेटते थे, उसने समझा था कि यही उसकी जिंदगी का मुंतहा है। यूं तो वो हर लिहाज से एक फहाशा औरत थी, उन मानों में जिनमें हमारी शरीफ और मुतहर औरतें ऐसी औरतों को देखती हैं। मगर सच पूछिए तो इस अमर का कतन एहसास न था कि वो गुनाह की जिंदगी बसर कर रही है। वो इसके मुतालिक गौर भी कैसे कर सकती थी जबकि उसको उसका मौका ही नहीं मिला था। उसके जिस्म में खुलूस था। वो हर मर्द को जो उसके पास हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद तवील मुसाफात तय करके आता था, अपना आप सुपर्द कर देती थी, इसलिए कि वो ये समझती थी कि हर औरत का यही काम है और वो उस मर्द की हर आसाइश, उसके हर आराम का ख्याल रखती थी। वो उसकी कोई नन्ही सी तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसको शहर के लोगों के तकल्लुफात का इल्म नहीं था। वो ये कतअन नहीं जानती थी कि जो मर्द उसके पास आते हैं सुबह सवेरे अपने दांत ब्रश के साथ साफ करने के आदी हैं और आंखें खोलकर सबसे पहले बिस्तर में चाय की प्याली पीते हैं, फिर रफ़ाए हाजत के लिए जाते हैं। मगर उसने आहिस्ता आहिस्ता
बड़े अलहड़ तरीके पर उन मर्दों की आदत से कुछ वाकफियत हासिल कर ली थी, पर उसे बड़ी उलझन होती थी कि सब मर्द एक तरह के नहीं होते थे। कोई सुबह सवेरे उठकर सिगरेट मांगता था, कोई चाय, और बाज ऐसे भी होते जो उठने का नाम ही नहीं लेते थे। कुछ सारी रात जागते रहते और सुबह मोटर में सवार होकर भाग जाते थे। सरदार बेफिक्र थी, उसको अपनी बेटी पर या जो कुछ भी वो थी पूरा एतमाद था कि वो अपने ग्राहकों को संभाल सकती है। इसलिए वो अफीम की एक गोली खाकर खाट पर सोई रहती थी। कभी कभार जब उसकी जरूरत पड़ती, मिसाल के तौर पर जब किसी गाहक की तबीयत ज्यादा शराब पीने के बायस एकदम खराब होती, तो वो गुनूदगी के आलम में उठकर नवाब को हिदायत दे देती थी कि उसको अचार खिला दे या कोशिश करे कि वो नमक मिला गरम गरम पानी पिलाकर के करा दे और बाद में थपकियां देकर सुला दे। सरदार इस मामले में बड़ी महतात थी कि जो ही ग्राहक आता वो उससे नवाब की फीस पहले वसूल करके अपने नैफे में महफूज कर लेती थी और अपने मखसूस अंदाज में दुआएं देकर कि तुम आराम से झूले झूलो, अफीम की एक गोली डिबिया में से निकालकर मुंह में डालकर सो जाती। जो रुपया आता उसकी मालिक सरदार थी, लेकिन जो तोहफे ताहिफ वसूल होते वो नवाब ही के पास रहते थे। क्योंकि उसके पास आने वाले लोग दौलतमंद होते, इसलिए वो बढ़िया कपड़ा पहनती और किस्म किस्म के फल और मिठाइयाँ खाती थी। वो खुश थी। मट्टी से लपे पेते उस मकान में जो सिर्फ 3 छोटी छोटी कोठरियों पर मुश्तमिल था, वो अपनी दानिस्त के मुताबिक बड़ी दिलचस्प और खुशगवार जिंदगी बसर कर रही थी। एक फौजी अफसर ने उसे ग्रामोफोन और बहुत से रिकॉर्ड ला दिए थे। फुर्सत के औकात में वो उनको बजा बजा कर फिल्मी गाने सुनती और उनकी नकल उतारने की कोशिश किया करती थी। उसके गले में कोई रस नहीं था, मगर शायद वो उससे बेखबर थी। सच पूछिए तो उसको किसी बात की खबर भी नहीं थी और ना उसको इस बात की ख्वाहिश थी कि वो किसी चीज से बाखबर हो। जिस रास्ते पर वो डाल दी गई थी उसको उसने कबूल कर लिया था। बड़ी बेखबरी के आलम में सरकंडों के उस पार की दुनिया कैसी है उसके मुतालिक वो कुछ नहीं जानती थी, सिवाय इसके कि एक कच्ची सड़क है जिस पर हर दूसरे तीसरे दिन एक मोटर धूल उड़ाती हुई आती है और रुक जाती है। हारन बजता है, उसकी माँ या जो कोई भी वो थी खटिया से उठती है और सरकंडों के पास जाकर मोटर वाले से कहती है कि मोटर जरा दूर खड़ी करके अंदर आ जाए, और वो अंदर आ जाता है और नवाड़ी पलंग पर उसके साथ बैठकर मीठी मीठी बातों में मशगूल हो जाता है। उसके यहाँ आने जाने वालों की तादाद ज्यादा नहीं थी, यही 5-6 होंगे, मगर ये 5-6 मुस्तकिल ग्राहक थे और सरदार ने कुछ ऐसा इंतजाम कर रखा था कि उनका बाहम तसादुम ना हो। बड़ी होशियार औरत थी, वो हर ग्राहक के लिए खास दिन मुकर्रर कर देती और ऐसे सलीके से कि किसी को शिकायत का मौका ना मिलता था। इसके अलावा जरूरत के वक्त वो उसका भी इंतजाम करती रहती कि नवाब मां ना बन जाए। जिन हालात में नवाब अपनी जिंदगी गुजार रही थी उनमें उसका मां बन जाना यकीनी था, मगर सरदार 2-2.5 बरस से बड़ी कामयाबी के साथ इस कुदरती खतरे से निपट रही थी। सरकंडों के पीछे ये सिलसिला 2-2.5 बरस से बड़े हमवार तरीके पर चल रहा था। पुलिस वालों को बिल्कुल इल्म न था, सिर्फ वही लोग जानते थे जो वहां आते थे, या फिर सरदार और उसकी बेटी नवाब या जो कोई भी वो थी। सरकंडों के पीछे एक दिन मट्टी की इस मकान में एक इनकलाब बर्पा हो गया। एक बहुत बड़ी मोटर जो गालिबन डॉज थी वहां आके रुकी। हारन बजा। सरदार बाहर आई तो उसने देखा कोई अजनबी है। उसने उससे कोई बात ना की, अजनबी ने भी उससे कुछ ना कहा। मोटर दूर खड़ी करके वो उतरा और सीधा उनके घर में घुस गया जैसे बरसों का आने जाने वाला हो। सरदार बहुत सटपटाई, लेकिन दरवाजे की दहलीज पर नवाब ने इस अजनबी का बड़ी प्यारी मुस्कुराहट से खैर मकदम किया और उसे इस कमरे में ले गई जिसमें नवाड़ी पलंग था। दोनों उस पर साथ साथ बैठे ही थे कि सरदार आ गई। होशियार औरत थी। उसने देखा कि अजनबी किसी दौलतमंद घराने का आदमी है, खुश शक्ल है, सेहतमंद है। उसने अंदर कोठरी में दाखिल होकर सलाम किया और पूछा, आपको इधर का रास्ता किसने बताया? अजनबी मुस्कुराया और बड़े प्यार से
नवाब के गोश्त भरे गालों में अपनी उंगली चुभोकर कहा। इसने नवाब तड़प कर एक तरफ हट गई। एक अदा के साथ कहा, हाय, मैं तो कभी तुमसे मिली भी नहीं। अजनबी की मुस्कुराहट उसके होठों पर और ज्यादा फैल गई। हम तो कई बार तुमसे मिल चुके हैं। नवाब ने पूछा, कहाँ, कब? हैरत के आलम में उसका छोटा सा मुंह कुछ इस तौर पर वाह हुआ कि उसके चेहरे की दिलकशी में इजाफे का मौजब हो गया। अजनबी ने उसका गुदगुदा हाथ पकड़ लिया और सरदार की तरफ देखते हुए कहा, तुम ये बातें अभी नहीं समझ सकती, अपनी माँ से पूछो। नवाब ने बड़े भोलपन के साथ अपनी माँ से पूछा कि ये शख्स उससे कब और कहाँ मिला था। सरदार सारा मामला समझ गई कि वो लोग जो इसके यहाँ आते हैं उनमें से किसी ने इसके साथ नवाब का जिक्र किया होगा और सारा अता पता बता दिया होगा। चुनाचा उसने नवाब से कहा, मैं बता दूंगी तुम्हें, और ये कहकर वो बाहर चली गई। खटिया पर बैठकर उसने डबिया में से आफीम की गोली निकाली और लेट गई। वो मुतमैन थी कि आदमी अच्छा है, गड़बड़ नहीं करेगा। वसूख से इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगलब यही है कि अजनबी, जिसका नाम हैबत खान था और जिला हजारा का बहुत बड़ा रईस था, नवाब के अलहड़पन से इस कदर मुतासिर हुआ कि उसने रुखसत होते वक्त सरदार से कहा कि आईना नवाब के पास और कोई ना आया करे। सरदार होशियार औरत थी। उसने हैबत खान से कहा, खान साहब, ये कैसे हो सकता है? क्या आप इतना रुपया दे सकेंगे? कि हैबत खान ने सरदार की बात काट कर जेब में हाथ डाला और 100 के नोटों की एक मोटी गड्डी निकाली और नवाब के कदमों में फेंक दी। फिर उसने अपनी हीरे की अंगूठी उंगली से निकाली और नवाब को पहनाकर तेजी से सरकंडों के उस पार चला गया। नवाब ने नोटों की तरफ आंख उठाकर भी ना देखा, बस देर तक अपनी सजी हुई उंगली को देखती रही, जिस पर काफी बड़े हीरे से रंग रंग की शुआएं फूट रही थी। मोटर स्टार्ट हुई और धूल उड़ाती चली गई। उसके बाद वो चौंकी और सरकंडों के पास आई, मगर अब गुर्दो गुबार के सिवा सड़क पर कुछ न था। सरदार नोटों की गड्डी उठाकर उन्हें गिन चुकी थी। एक नोट और होता तो पूरे 2000 थे, मगर उसको इसका अफसोस नहीं था। सारे नोट उसने अपनी घेरेदार शलवार के नेफे में बड़ी सफाई से अड़से और नवाब को छोड़कर अपनी खटिया की तरफ बढ़ी और डिबिया में से आफीम की एक बड़ी गोली निकालकर उसने मुंह में डाली और बड़े इत्मीनान से लेट गई और देर तक सोती रही। नवाब बहुत खुश थी, बार बार अपनी इस उंगली को देखती थी जिस पर हीरे की अंगूठी थी। 3-4 रोज गुजर गए। उस दौरान में उसका एक पुराना ग्राहक आया, जिससे सरदार ने कह दिया कि पुलिस का खतरा है, इसलिए उसने ये धंधा बंद कर दिया है। ये ग्राहक, जो खासा दौलतमंद था, बेनील व मराम वापस चला गया। सरदार को हैबत खान ने बहुत मुतासिर किया था। उसने अफीम खाकर पेंग के आलम में सोचा था कि अगर आमदन इतनी ही रहे जितनी के पहले थी और आदमी सिर्फ एक हो तो बहुत अच्छा है। चुनाचा उसने फैसला कर लिया था कि बाकियों को आहिस्ता आहिस्ता ये कहकर टरखा देगी कि पुलिस वाले उसके पीछे हैं और ये नहीं देख सकती कि उनकी इज्जत खतरे में पड़े। हैबत खान एक हफ्ते के बाद नमूदार हुआ। उस दौरान में सरदार 2 ग्राहकों को मना कर चुकी थी कि वो अब इधर का रुख ना करें। वो इसी शान से आया जिस शान से पहले रोज आया था। आते ही उसने नवाब को अपनी छाती के साथ भैंच लिया। सरदार ने उससे कोई बात ना की। नवाब उसे बिल्कुल यूं कहिए कि हैबत खान उसे उस कोठरी में ले गया जहां नवाड़ी पलंग था। अब के सरदार अंदर ना आई और अपनी खटिया पर आफीम की गोली खाकर औंगती रही। हैबत खान बहुत महजूज हुआ। उसको नवाब का अलहड़पन और भी ज्यादा पसंद आया। वो पेशावर रंडियों के चलतरों से कतन ना वाकिफ थी। उसमें वो घरेलूपन भी नहीं था जो आम औरतों में होता है। उसमें कोई ऐसी बात थी जो खुद उसकी अपनी थी। दूसरों से मुख्तलिफ वो बिस्तर में उसके साथ इस तरह लेटती थी जिस तरह बच्चा अपनी माँ के साथ लेटता है। उसकी छातियों पर हाथ फेरता है, उसकी नाक की नथनों में उंगलियां डालता है, उसके बाल नोचता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता सो जाता है। हैबत खान के लिए ये एक नया तजुर्बा था। उसके लिए औरत की ये किस्म बिल्कुल निराली,
दिलचस्प और फरहत बख्श थी। वो अब हफ्ते में 2 बार आने लगा था। नवाब उसके लिए एक बेपनाह कशिश बन गई थी। सरदार खुश थी कि उसके नेफे में उड़सने के लिए काफी नोट मिल जाते हैं, लेकिन नवाब अपने अल्हड़पन के बावजूद बाज औकात सोचती थी कि हैबत खान डरा डरा सा क्यों रहता है। अगर कच्ची सड़क पर से सरकंडों के इस पार कोई लारी या मोटर गुजरती है तो वो क्यों सहम जाता है, क्यों उससे अलग होकर बाहर निकल जाता है और छुप छुप कर देखता है कि कौन था। एक रात 12 बजे के करीब सड़क पर से कोई लारी गुजरी। हैबत खान और नवाब दोनों एक दूसरे से घुते हुए सो रहे थे कि एकदम हैबत खान बड़े जोर से कांपा और उठकर बैठ गया। नवाब की नींद बड़ी हल्की थी। वो कांपा तो वो सर से पैर तक यूं लरजी जैसे उसके अंदर जलजला आ गया है। चीख कर उसने पूछा, क्या हुआ? हैबत खान अब किसी कदर संभल चुका था। उसने खुद को और ज्यादा संभाल कर उससे कहा, कोई बात नहीं, मैं शायद ख्वाब में डर गया था। लारी की आवाज दूर से रात की खामोशी में अभी तक आ रही थी। नवाब ने उससे कहा, नहीं खान, कोई और बात है। जब भी कोई मोटर या लाड़ी सड़क पर से गुजरती है तुम्हारी यही हालत होती है। हैबत खान की शायद यही दुखती रग थी जिस पर नवाब ने हाथ रख दिया था। उसने अपना मर्दाना वकार कायम रखने के लिए बड़े तेज लहजे में कहा, बकती हो तुम, मोटरों और लॉरियों से डरने की क्या वजह हो सकती है? नवाब का दिल बहुत नाजुक था। हैबत खान के तेज लहजे से उसको ठेस लगी और उसने बलक बलक कर रोना शुरू कर दिया। हैबत खान ने जब उसको चुप कराया तो वो अपनी जिंदगी के एक लतीफ तरीन खत से आशना हुआ और उसका जिस्म नवाब के जिस्म से और ज्यादा करीब हो गया। हैबत खान अच्छे कद काठ का आदमी था। उसका जिस्म गठा हुआ था, खूबसूरत था। उसकी बाहों में नवाब ने पहली बार बड़ी प्यारी हरारत महसूस की थी। उसको जिस्मानी लज़्ज़त की अलिफ बे उसी ने सिखाई थी। वो उससे मोहब्बत करने लगी थी। यूं कहिए कि वो शेर जो मोहब्बत होती है उसके माने अब इस पर आश्कार हो रहे थे। वो अगर एक हफ्ता गायब रहता तो नवाब ग्रामोफोन पर दर्दीले गीतों के रिकॉर्ड लगाकर खुद उनके साथ गाती और आहें भरती थी। मगर उसको इस बात की बड़ी उलझन थी कि हैबत खान मोटरों की आमदोरफ्त से क्यों घबराता है। महीनों गुजर गए। नवाब की सुपुर्दगी और उसकी अल्तफात में इजाफा होता गया, मगर उधर उसकी उलझन बढ़ती गई कि अब हैबत खान चंद घंटों के लिए आता और अफरा दफरी के आलम में वापस चला जाता था। नवाब महसूस कर रही थी कि ये सब किसी मजबूरी की वजह से है, वरना हैबत खान का जी चाहता है कि वो ज्यादा देर ठहरे। उसने कई मर्तबा उससे इस बारे में पूछा, मगर वो गोल कर गया। एक दिन सुबह सवेरे उसकी डोज सरकंडों के पार रुकी। नवाब सो रही थी। हारन बजा तो चौंक कर उठी, आंखें मलती मलती बाहर आई। उस वक्त तक हैबत खान अपनी मोटर दूर खड़ी करके मकान के पास पहुंच चुका था। नवाब दौड़कर उससे लिपट गई। वो उसे उठाकर अंदर कमरे में ले गया जहां नवाड़ का पलंग था। देर तक दोनों बातें करते रहे, प्यार मोहब्बत की बातें। मालूम नहीं नवाब के दिल में क्या आई कि उसने अपनी जिंदगी की पहली फरमाइश की, खान मुझे सोने के कड़े ला दो। हैबत खान ने उसकी मोटी मोटी गोश्त भरी सुर्ख और सफेद कलाइयों को कई मर्तबा चूमा और कहा, कल ही आ जाएंगी, तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। नवाब ने एक अदा के साथ मगर अपने मखसूस अलहड़ अंदाज में कहा, खान साहब जाने दीजिए, जान तो मुझे ही देनी पड़ेगी। हैबत खान ये सुनकर कई बार उसके सदके हुआ और बड़ा पुरलुत्फ वक्त गुजार के चला गया और वादा करके गया कि वो दूसरे दिन आएगा और सोने के कड़े उसके नरम नरम हाथों में खुद पहनाएगा। नवाब खुश थी। उस रात वो देर तक मुसरत भरे रिकॉर्ड बजा बजा कर उस छोटी सी कोठड़ी में नाचती रही जिस पर नवाड़ी पलंग था। सरदार भी खुश थी। उस रात उसने फिर अपनी डिबियासी अफीम की एक बड़ी गोली निकाली और उसे निगल कर सो गई। दूसरे दिन नवाब और ज्यादा खुश थी कि सोने के कड़े आने वाले हैं और हैबत खान खुद उसको पहनाने वाला है। वो सारा दिन मुंतजर रही पर वो ना आया। उसने सोचा शायद मोटर खराब हो गई हो, शायद रात ही को आए, मगर वो सारी रात जागती रही और हैबत खान ना आया।
उसके दिल को, जो बहुत नाजुक था, बड़ी ठेस पहुंची। उसने अपनी माँ को, या कुछ भी वो थी, बार बार कहा, देखो खान नहीं आया, वादा करके फिर गया है। लेकिन फिर वो सोचती और कहती ऐसा ना हो कुछ हो गया हो, और वो सहम जाती। कई बातें उसके दिमाग में आती थी, मोटर का हादसा, अचानक बीमारी, किसी डाकू का हमला। लेकिन बार बार उसको लारियों और मोटरों की आवाज का ख्याल आता था, जिनको सुनकर हैबत खान हमेशा बौखला जाता था। वो उसके मुतालिक पहरों सोचती थी, मगर उसकी समझ में कुछ नहीं आता था। एक हफ्ता गुजर गया। उस दौरान में उसका कोई पुराना गाहक भी ना आया, इसलिए कि सरदार उन सबको मना कर चुकी थी। 3-4 लारियां और 2 मोटरें अलबत्ता इस कच्ची सड़क पर से धूल उड़ाती गुजरी। नवाब का हर बार यही जी चाहा कि दौड़ती हुई उनके पीछे जाए और उनको आग लगा दे। उसको यूं महसूस होता था कि यही वो चीजें हैं जो हैबत खान के यहाँ आने में रुकावट का बायस है। मगर फिर सोचती कि मोटरें और लाड़ियां रुकावट का क्या बायस हो सकती हैं। वो अपनी कम अकली पर हंसती, लेकिन ये बात उसके फहम से बालातर थी कि हैबत खान जैसा तनुमंद मर्द इनकी आवाज सुनकर सहम क्यों जाता है। इस हकीकत को उसके दिमाग की पैदा की हुई दलील झुठला नहीं सकती थी, और जब ऐसा होता तो बेहद रंजीदा और मगमूम हो जाती और ग्रामोफोन पर दर्दीले रिकॉर्ड लगाकर सुनना शुरू कर देती और उसकी आंखें नमनाक हो जाती। एक हफ्ते के बाद दोपहर को जब नवाब और सरदार खाना खाकर फारिग हो चुकी थी और कुछ देर आराम करने की सोच रही थी कि अचानक बाहर सड़क पर से मोटर के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। दोनों ये आवाज सुनकर चौंकी, क्योंकि हैबत खान की डोज के हॉर्न की आवाज नहीं थी। सरदार बाहर लपकी कि देखे कौन है, पुराना आदमी हुआ तो उसे डर खा देगी। मगर जब वो सरकंडों के पास पहुंची तो उसने देखा कि एक नई मोटर में हैबत खान बैठा है। पिछली निशिस्त पर एक खुशपोश और खूबसूरत औरत है। हैबत खान ने मोटर कुछ दूर खड़ी की और बाहर निकला। उसके साथ ही पिछली निशिस्त से वो औरत। दोनों उनके मकान की तरफ बढ़े। सरदार ने सोचा कि ये क्या सिलसिला है। औरत के लिए तो हैबत इतनी दूर से चलकर यहाँ आता है, फिर ये औरत जो इतनी खूबसूरत है, जवान है, कीमती कपड़ों में मलबूस है, उसके साथ यहाँ क्या करने आई है। वो अभी ये सोच ही रही थी कि हैबत खान उस खूबसूरत के साथ, जिसने बेशकीमत जेवर पहने हुए थे, मकान में दाखिल हो गया। वो उनके पीछे पीछे चली। उसकी तरफ उन दोनों में से किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था। जब वो अंदर गई तो हैबत खान, नवाब और वो औरत तीनों नवाड़ी पलंग पर बैठे थे और खामोशी तारी थी। अजीब किस्म की खामोशी। जेवरों से लदी फुंदी औरत अलबत्ता किसी कदर मुस्तरब नजर आती थी कि उसकी एक टांग बड़े जोर से हिल रही थी। सरदार दहलीज के पास ही खड़ी हो गई। उसके कदमों की आहट सुनकर जब हैबत खान ने उसकी तरफ देखा तो उसने सलाम किया। हैबत खान ने कोई जवाब न दिया। वो सख्त बौखलाया हुआ था। उस औरत की टांग हिलना बंद हुई और वो सरदार से मुखातिब हुई, हम आए हैं, खाने पीने का तो बंदोबस्त करो। सरदार ने सर तापा, मेहमान नवाज बनकर कहा, जो तुम कहो, अभी तैयार हो जाता है। उस औरत ने, जिसके खदो खाल से साफ मुतरशा था कि बड़ी धड़ल्ले की औरत है, सरदार से कहा, तो चलो तुम बावर्ची खाने में चूल्हा सुलगाओ, बड़ी देगची है घर में। है। सरदार ने अपना वजनी सर हिलाया। तो जाओ उसको धोकर साफ करो, मैं अभी आई। वो औरत पलंग पर से उठी और ग्रामोफोन को देखने लगी। सरदार ने माजरत भरे लहजे में उससे कहा, गोश्त वगैरह तो यहाँ नहीं मिलेगा। उस औरत ने एक रिकॉर्ड पर सुई रखी, मिल जाएगा, तुमसे जो कहा है वो करो और देखो आग काफी हो। सरदार ये अहकाम लेकर चली गई। अब वो खुशपोश औरत मुस्कुराकर नवाब से मुखातिब हुई, नवाब, हम तुम्हारे लिए सोने की कड़ी लेकर आए हैं। ये कहकर उसने अपना वेंटी बैग खोला और उसमें से बारीक सुर्ख कागज में लिपटे हुए कड़े निकाले जो काफी वजनी और खूबसूरत थे। नवाब अपने साथ बैठे हुए खामोश हैबत खान को देख रही थी। उसने कड़ों को एक नजर देखा और उससे बड़ी नर्म नाजुक मगर सहमी हुई आवाज में पूछा, खान
ये कौन है? उसका इशारा उस औरत की तरफ था। वो औरत कड़ों से खेलते हुए बोली, मैं कौन हूँ? मैं हैबत खान की बहन हूँ। और ये कहकर उसने हैबत खान की तरफ देखा, जो उसके इस जवाब पर सुकड़ गया था। फिर वो नवाब से मुखातिब हुई, मेरा नाम हलाकत है। नवाब कुछ ना समझी, मगर वो उस औरत की आंखों से खौफ खा रही थी, जो यकीनन खूबसूरत थी मगर बड़े खौफनाक तौर पर खुली। उनमें जैसे आग बरस रही थी। वो आगे बढ़ी और उसने समटी हुई, सहमी हुई नवाब की कलाइयां पकड़ी और उसमें कड़े डालने लगी। लेकिन उसने उसकी कलाइयां छोड़ दी और हैबत खान से मुखातिब हुई, तुम जाओ हैबत खान, मैं इसे अच्छी तरह सजा बनाकर तुम्हारी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। हैबत खान मबहूत था। जब वो ना उठा तो वो औरत जिसने अपना नाम हलाकत बताया था जरा तेजी से बोली, जाओ, तुमने सुना नहीं? हैबत खान नवाब की तरफ देखता हुआ बाहर चला गया। वह बहुत मुस्तरब था। उसकी समझ में नहीं आता था कि कहाँ जाए और क्या करे। मकान के बाहर जो बरामदा सा था, उसके एक कोने में टाट लगा बावर्ची खाना था। जब वो उसके पास पहुंचा तो उसने देखा कि सरदार आग सुलगा चुकी है। उसने उससे कोई बात ना की और सरकंडों के उस पार सड़क पर चला गया। उसकी हालत नीम दीवानों की सी थी। जरा सी आहट पर भी वो चौंक उठता था। जब उसको दूर से एक लारी आती हुई दिखाई दी तो उसने सोचा कि वो उसे रोक ले और उसमें बैठकर वहां से गायब हो जाए। मगर जब वो पास आई तो ऐसी धूल उड़ी कि वो उसमें गायब हो गया। उसने आवाजें दी मगर गिर्द के बायस उसका हल्क इस काबिल ही नहीं था कि बुलंद आवाज निकाल सके। गर्द व गुबार कम हुआ तो हैबत खान नीम मुर्दा था। उसने चाहा कि सरकंडों के पीछे उस मकान में जाए जहां उसने कई दिन और कई रातें नवाब के अलड़ पहलू में गुजारी थी, मगर वो न जा सका। उसके कदम ही नहीं उठते थे। वो बहुत देर तक कच्ची सड़क पर खड़ा सोचता रहा कि ये मामला क्या है। वो औरत जो उसके साथ आई थी, उसके साथ उसके काफी पुराने ताल्लुकात थे। सिर्फ इस बिना पर कि बहुत देर हुई, वो उसके खावंद की मौत का अफसोस करने गया था जो उसका लंगोटिया था। मगर इत्तेफाक से ये मातम पुरसी उन दोनों के बाहिमी ताल्लुक में तब्दील हो गई। खावंद की मौत के दूसरे ही दिन वो उसके घर में था और उस औरत ने उसको ऐसे तहकुम से अंदर बुलाकर अपना आप उसके सुपर्द किया था जैसे वो उसका नौकर है। हैबत खान औरत के मामले में बिल्कुल कोरा था। जब शाहीना ने उससे अपने अजीबो गरीब तहकुम भरे अल्तुफात का इजहार किया तो उसके लिए यही बड़ी बात थी। इसमें कोई शक नहीं कि शाहीना के पास बेअंदाजा दौलत थी, कुछ अपनी और कुछ अपने महरूम खावंद की। मगर उससे इस दौलत से कोई सरोकार नहीं था। उसको शाहीना से सिर्फ यही दिलचस्पी थी कि वो उसकी जिंदगी की सबसे पहली औरत थी। वो उसके तहकुम के नीचे शायद इसलिए दब के रह गया था कि वो बिल्कुल अनहड़ी था। बहुत देर तक वो कच्ची सड़क पर खड़ा सोचता रहा। आखिर उससे ना रहा गया। सरकंडों के पीछे मकान की तरफ बढ़ा तो उसने बरामदे में टाट लगे बावर्ची खाने में सरदार को कुछ भूनते हुए देखा। अंदर से कमरे की तरफ गया जहां नवाड़ का पलंग था तो दरवाजा बंद पाया। उसने होले से दस्तक दी। चंद लम्हात के बाद दरवाजा खुला। कच्ची फर्श पर उसको सबसे पहले खून ही खून नजर आया। वो कांप उठा। फिर उसने शाहीना को देखा जो दरवाजे के पट के साथ खड़ी थी। उसने हैबत खान से कहा, मैंने तुम्हारी नवाब को सजा बना दिया है। हैबत खान ने अपने खुश्क गले को थूक से किसी कदर तर करके उससे पूछा, कहाँ है? शाहीना ने जवाब दिया, कुछ तो इस पलंग पर है, लेकिन उसका बेहतरीन हिस्सा बावर्ची खाने में है। हैबत खान पर उसका मतलब समझे बगैर हैबत तारी हो गई। वो कुछ कह ना सका, वहीं दहलीज के पास खड़ा रहा। मगर उसने देखा कि फर्श पर गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े भी हैं और एक तेज छुरी भी पड़ी है और नवाड़ी पलंग पर कोई लेटा है जिस पर खून आलूद चादर पड़ी है। शाहीना ने मुस्कुरा कर कहा, चादर उठाकर दिखाऊं? तुम्हारी सजी बनी नवाब है, मैंने अपने हाथों से श्रृंगार किया है, लेकिन तुम पहले खाना खा लो, बहुत भूख लगी होगी। सरदार बड़ा लजीज गोश्त भून रही है, उसकी बोटियां मैंने खुद अपने हाथ से काटी हैं। हैबत खान के पांव लड़खड़ाए, जोर से चिल्लाया, शाहीना तुमने ये क्या किया? शाहीना मुस्कुराई, जाने मन ये पहली मर्तबा नहीं
दूसरी मर्तबा है। मेरा खावंद अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, तुम्हारी तरह ही बेवफा था। मैंने खुद उसको अपने हाथों से मारा था और उसका गोश्त पकाकर चीलों और कौओं को खिलाया था। तुमसे मुझे प्यार है, इसलिए मैंने तुम्हारे बजाय। उसने फिक्रा मुकम्मल ना किया और पलंग पर से खून आलूदा चादर हटा दी। हैबत खान की चीख उसके हाल के अंदर ही धसी रही और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि शाहीना कार चला रही है और वो गैर इलाके में है।